एक साधारण से परिवार की कहानी। परिवार का परिचय। घर में मुखिया और उसकी पत्नी और दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। वैसे तो सुखी परिवार था, सभी सुख सुविधाओं एवं मूलभूत आवश्यकताओं से परिपूर्ण परिवार। घर के मुखिया अभिजीत एवं उनकी पत्नी साक्षी। अभिजीत सरकारी महकमे में कर्मचारी एवं साक्षी गृहिणी थी। दोनों बच्चे विक्की चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहे थे और महिमा फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही थी। आज रविवार है, वो सब घर पर ही हैं। मॉम, आज कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दो ना, आज संडे है, कम से कम आज कुछ स्पेशल हो जाए। रोज तो वही रोटी सब्जी मिलती है खाने के लिए, विक्की ने कहा। साक्षी, पहले एक कप और मसाले वाली चाय बना दो, पता नहीं सुबह से आलस सा आ रहा है। चाय पीकर जरा शर्मा के पास होकर आता हूँ, फोन आया था उसका। वाह! दोनों बाप बेटों ने फरमाइशों की झड़ी लगा दी। मैं एक इंसान हूँ, मशीन नहीं। और अब इस उम्र में ये सब करना मेरे बस की बात नहीं है। अभी मुझे नहाकर आप दोनों के कपड़े धोने हैं, घर की सफाई बाकी है, बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है और ऊपर से आप दोनों की फरमाइशें। आपकी बेटी को भी थोड़ा काम करने के लिए बोला करो। सारे दिन ना जाने उस फ़ोन में घुसी रहती है। कम से कम रविवार को तो मेरी हेल्प कर सकती है ना। साक्षी बोल कम चिल्ला ज़्यादा रही थी। अरे मत बनाओ यार, एक कप चाय के लिए बोला था और इतने भाषण सुना दिए। रविवार को तो शांति रखा करो। ये काम वो काम, ये वो नहीं करती, मैं ये करती हूँ। रहने दो, मैं शर्मा के यहाँ पी लूँगा। बनाती हूँ, जरा रुकिए। रहने दो। छोटी सी बात पर गुस्सा करते हैं तेरे पापा। सच ही तो कह रही हूँ, मेरे अलावा कौन करता है इस घर में काम। पूरा काम करने की महिमा महिमा महिमा, मंजू मनु महिमा का निकनेम। क्या हुआ भैया, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो, घर के कामों में मम्मी का हाथ क्यों नहीं बटाती हो? भैया, मुझे पढ़ाई करनी होती है, काम करूंगी तो पढ़ूंगी कब? बहाने मत बना मंजू, सारे दिन फोन में लगी रहती है। माँ पूरे दिन काम करती है, तू इतना सा भी काम नहीं कर सकती? कम से कम आज के दिन तो खाना बना सकती हो ना। तुम शादी कर लो ना, माँ का हाथ बटाने वाली आ जाएगी। अभी तो जाकर खाना बनाओ। तेरे कहने पर तो फिर भी ये काम कर लेती है, वरना कोई नहीं सुनता। माँ आप टेंशन मत लो, सब कर लेगी, अभी छोटी है। चल मैं नहा आती हूँ, कपड़े धोने हैं, तेरे और तेरे पापा के। अरे माँ रहने दो, मैं धो लूँगा, आप नहाओ। तभी डोरबेल बजती है। लगता है तेरे पापा आ गए, पर इतनी जल्दी कैसे? साक्षी ने दरवाज़ा खोला। जी नमस्ते, आप कौन? नमस्कार जी, मेरा नाम सुनील है। नमस्कार जी, मेरा नाम संजय। आपको किससे मिलना है? साक्षी ने पूछा। हमें अभिजीत जी से मिलना है, उनके चचेरे भाई ने हमें पता दिया है, केशव भाई साहब ने। साक्षी ने उनसे पूछा। हाँ जी, दरअसल हम उनके अजीज मित्र हैं। आप अंदर आइए, मैं चाय पानी ले आती हूँ, वह पास ही गए हैं। अभी फ़ोन करके बुलाती हूँ। विक्की, तेरे पापा को फ़ोन करके बुला, बोलना उनसे कोई मिलने आया है। कौन है माँ? विक्की ने पूछा। पता नहीं, तेरे केशव चाचा ने भेजा है। ठीक है, मैं बुलाता हूँ पापा को। थोड़ी देर बाद अभिजीत आ गए। नमस्कार साहब। अभिजीत ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। नमस्कार अभिजीत जी। उन दोनों ने भी अभिजीत के समक्ष हाथ जोड़े। जी, मैंने शायद आपको पहचाना नहीं, अभिजीत ने प्रश्न पूछा। आपके चचेरे भाई केशव जी हमारे मित्र हैं, हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप रहते कहाँ हैं साहब? जी, रहने वाले तो यहीं भोपाल के ही हैं। थोड़ी देर की औपचारिक बातें और एक दूसरे की जान पहचान के बाद सुनील ने कहा, हम आपके बच्चे के लिए आए हैं। हमने केशव जी से हमारी बच्ची के लिए लड़का बताओ तो उन्होंने कहा भाई साहब के यहाँ है एक बच्चा, और बस हम यहाँ आ गए। हमें उन पर पूरा भरोसा है, क्या आप बच्चे को बुला देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे विवेक, चाय लाओ भाई। चाय के साथ विवेक बैठक में आता है। बैठो बेटा, अभिजीत जी ने कहा।
संजय ने उनसे पढ़ाई और थोड़ी इधर उधर की बातें की। चलो अभिजीत जी, हम चलते हैं, नमस्कार। नमस्कार जी, दोनों ने हाथ जोड़ा और वो लोग चले गए। कौन थे जी? चिक्की को क्यों बुलाया था उन्होंने? केशव ने भेजा था, विक्की को देखने आए थे। अरे ये तो बहुत खुशखबरी है, कहाँ से आए थे? यहीं भोपाल के हैं, मिराज शहर से। केशव के अजीज हैं तो उसने ही बताया था। क्या कहा उन्होंने फिर? साक्षी खुशी के मारे प्रश्न पूछे जा रही थी। क्या कहेंगे, देख कर गए हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। विक्की को मालूम है या नहीं? विक्की बेटा यहाँ आना। साक्षी खुशी के मारे पागल हो रही थी। हाँ माँ बेटा, वो लोग तुझे देखने आए थे, साक्षी ने कहा। देखने? क्यों बेटा? देखने क्यों आते हैं? शादी के लिए। पर माँ मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मैं अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा। तुमसे नहीं पूछा क्या करना है और क्या नहीं, अभिजीत ने कहा। विक्की अपने पापा के सामने ज़्यादा नहीं बोलता था, सो चुपचाप वहाँ से चला गया। 3-4 दिन बाद अभिजीत जब ऑफिस में थे तब उनके पास उनके चचेरे भाई केशव का फ़ोन आया। हेलो अभिजीत भाई साहब, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ केशव, तुम सुनाओ कैसे हो और घर पर सब कैसे हैं? बस भाई साहब सब बढ़िया है। और साक्षी भाभी और बच्चे कैसे हैं? बस सब अच्छे हैं। तुम कब आ रहे हो फिर घर पर पूरी फैमिली के साथ? चाचा चाची को भी ले आओ, सबका घूमना हो जाएगा। हाँ भाई साहब ज़रूर आऊँगा। इसी सिलसिले में तो आपको फ़ोन किया है। सुनील जी को विकी बहुत पसंद आया है। उनको आपका घर बार और आपके विचार सब बहुत पसंद आए। वह चाहते हैं आप उनकी लड़की को देख लो तो बात आगे बढ़े। हाँ हाँ ज़रूर देखेंगे, पर मैं एक बार घर पर पूछ लूँ विकी और उसकी माँ को, जैसे वह ठीक समझे। हाँ भाई साहब पूछ लीजिए आराम से। देखिए लड़की मेरी देखी हुई है, एकदम सीधी सादी सुशील और सुंदर। ऐसी लड़की ढूंढे नहीं मिलेगी। हमारे विक्की के साथ जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या है लड़की की? लड़की ने साहित्य में मास्टरेट किया है। ये मौका हाथ से जाने ना दीजिएगा भाई साहब, लड़की बहुत भोली है। घर में एडजस्ट हो जाएगी, आप देखिएगा। ठीक है, मैं शाम को दोबारा फ़ोन करता हूँ तुम्हें। ठीक है भाई साहब। शाम को जब अभिजीत घर पहुंचे तो विकी, साक्षी और महिमा सब बैठे हुए थे। पापा के आते ही महिमा चाय बना लाई सबके लिए। चाय पीते हुए अभिजीत ने साक्षी से कहा, केशव का फ़ोन आया था आज दोपहर में। अच्छा, क्या कह रहे थे केशव भैया? कह रहे थे कि उन्हें हमारा विक्की और घर बहुत पसंद आया। वह चाहते हैं हम उनकी लड़की को देखाएं, तुम क्या कहती हो? केशव बता रहा था लड़की बहुत संस्कारी और सुंदर है, आते ही घर को अपना लेगी। आपने क्या कहा केशव भैया से? मैंने तो बोला कि मैं घर पर पूछ कर बताता हूँ, तुम बताओ क्या कहूँ। मेरी तरफ से तो देख आओ और बाकी विक्की से पूछ लो। पापा, नेक्स्ट ईयर मैं सीए बन जाऊंगा, ऐसी कई लड़कियों के रिश्ते आएंगे, आप लोगों को भी इतनी क्या जल्दी है? फिर अभी तो 26 का ही हूँ। बेटे, कई लड़कियों के रिश्ते आएंगे मैं मानता हूँ, लेकिन ये रिश्ता जान पहचान का है। केशव हमारे घर का मेंबर है, वो गलत नहीं बताएगा। लड़की देख लेते हैं, पसंद नहीं आएगी तो मना कर देंगे, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है तुम पर। इस साल सगाई कर लेंगे, शादी अगले साल सही। फिर लड़की पढ़ी लिखी संस्कारी है तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ बेटा, फिर आजकल ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ है। केशव भाई साहब का जाना पहचाना रिश्ता है, कोई डरने की बात नहीं है। वरना तुमने देखा है हमारे आसपास आजकल की नई बहुएं आते ही कैसे घर वालों को अलग कर देती हैं। सो हमारे पीछे वाले घर वाले के राठौड़ अंकल की बहू देखी तुमने? 6 महीने में उनके बेटे को लेकर दूसरे शहर चली गई और रोज घी कले होती है उनके घर। बुढ़ापे में खुद रोटी बनाकर खा रहे हैं। आसपास कितने ऐसे उदाहरण हैं। मुझे तो डर लगने लगा है, अगर मेरी भी बहू ऐसी आई तो बुढ़ापे में कहीं हमें भी हाथों से बना कर ना खाना पड़े। इसीलिए कहती हूँ बेटा, हाँ कर दो। हाँ भैया, मम्मी को भी काम से आज़ादी मिलेगी और मुझे एक भाभी। कहते हुए महिमा चहक उठी। ज़्यादा उड़ मत। ठीक है पापा, जैसा आप लोग ठीक समझे, पर मेरी भी एक शर्त है। अगर आप दोनों को लड़की पसंद भी है तो मैं शादी अगले साल ही करूँगा। ठीक है, मैं केशव को फ़ोन कर देता हूँ।
खाना खाने के बाद अभिजीत बाहर लॉन में टहलने चले गए और यहीं अपने चचेरे भाई केशव को फ़ोन किया। अंदर महिमा और साक्षी दोनों बहुत खुश नज़र आ रही थी और दोनों अपनी बातों में मशगूल थी। माँ, भाभी आएगी तो कितना कुछ बदल जाएगा ना। आपका सारा काम भाभी करेगी, आपको आराम मिलेगा, मेरी दोस्त बनेंगी। मैं उनको कभी घर की याद नहीं आने दूंगी। हम सब यहीं पर अच्छे से रहेंगे, इकट्ठे घूमेंगे, है ना माँ? हाँ बेटा, अब मेरा शरीर रोगों का घर हो गया। बहू आएगी तो काम से राहत मिलेगी। बस एक ही दुआ है भगवान से, आजकल की बहुओं की तरह ना हो जो सास से काम करवाए और घर में झगड़े भी। माँ, माँ, केशव चाचा हमें ऐसी लड़की क्यों बताएंगे? बेटा, हम किसी के दिल में झांक कर थोड़ी देख सकते हैं कि वो कैसा है कैसा नहीं। माँ, हम अच्छे हैं तो हमारे साथ रहकर वो भी हमारे जैसी ही हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो। इतने में विक्की भी बैठक कक्ष में आ गया। महिमा के सिर पर हाथ मारते हुए कहता है, क्या रे, अब तुझे पढ़ना नहीं है? काम के समय तो बड़े बहाने बनाती है और अब यहाँ बैठकर बातें कर रही है। अरे अब मैं क्या करूँ, आ रही हूँ, भाभी भी करेगी सारा काम। मैं तो बस ऑर्डर करूँगी, ये करो वो करो, ज़्यादा मत बोल, अभी कुछ नहीं तय हुआ है। बनाने चली भाभी। दोनों को लड़ता देख साक्षी को बहुत हंसी आई। तभी अभिजीत आए और उन्होंने कहा, अगले संडे हम लड़की देखने के लिए जाएंगे। मंजू, विक्की, मैं और केशव। और मम्मी? मम्मी नहीं जाएंगी पापा? महिमा ने पूछा। नहीं बेटा, उनके यहाँ औरतें नहीं जाती लड़का या लड़की देखने। हम भी तेरी मम्मी को नहीं ले जा सकते। अजीब पुराने ख्यालात के लोग हैं, महिमा ने कहा। काफ़ी देर बातचीत के बाद सब सोने चले गए। संडे के दिन सभी तैयार थे लड़की देखने जाने के लिए। अभिजीत, महिमा और विक्की तीनों घर से रवाना हुए और केशव को भी अपने साथ ले लिया। वह लड़की वालों के घर के लिए रवाना हुए। लड़की वालों के यहाँ सब तैयारी हो चुकी थी। वह लोग इंतज़ार कर रहे थे लड़के वालों का। लड़की को सब बातें समझा दी गई थी, कैसे बात करनी है, कैसे जवाब देना है, सब कुछ। करीब 11 बजे वह लोग पहुंच गए। संजय और सुनील जी, जो कि लड़की के चाचा और पापा, दरवाजे पर ही उन्हें लेने पहुंच गए। सभी ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। बैठक हॉल में सभी बैठ गए। लड़की वालों ने उन सभी के आवभगत में कोई कमी नहीं रखी। चाय, नाश्ते, कॉफ़ी से उनकी मेहमान नवाजी की। फिर लड़की को बुलाया गया। लड़की देखने में बहुत ही सुंदर और सुशील थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी नीली आंखें, कमर तक आते बाल, गुलाबी होठ, शरीर एकदम फिट, गहरा गुलाबी सूट उसके गोरे रंग को और भी निखार रहा था। आते ही उसने सबको नमस्ते किया। अभिजीत जी ने बैठने का इशारा किया तो वो पास ही पड़ी कुर्सी पर धीरे से बैठ गई। बहुत ही घबराई हुई सी नज़रों से नीचे झुकाकर सर देख रही थी। तभी महिमा ने बात शुरू की, आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम सौम्या है। उसकी मीठी और सुरीली सी आवाज़ सभी के कानों में मिश्री घोल गई। विक्की भी कनखियों से यदा कदा उसके सौंदर्य का दर्शन कर रहा था, परंतु सभी बड़ों के सामने भोले पंछी सा चुपचाप गर्दन झुकाए ऐसे बैठा था मानो कोई भोला सा बच्चा। अभिजीत और महिमा ने अपनी ओर से पूरी इंक्वायरी कर ली। फिर सभी की सहमति से विक्की और सौम्या को भी एकांत में एक दूसरे से अच्छे से समझने के लिए भेजा गया। आखिरकार शादी तो उन दोनों की ही होनी थी। उनके घर के बाहर एक बगीचा था। सौम्या की बहन ने ही उन दोनों को वहां जाने के लिए कहा और छोड़कर आई। दोनों ने पहले तो एक दूसरे का नाम पूछा औपचारिकता के साथ, फिर एक दूसरे से प्रश्न किए। विकी ने पूछा, तुम शादी के लिए रेडी हो? मतलब आगे पढ़ने जैसा तो कोई इरादा हो और घर वाले शादी का दबाव बना रहे हो, ऐसा कुछ? जी नहीं, दबाव नहीं है मुझ पर। हमसे पूछा गया है, जब हमने मंजूरी दी तभी शादी की। घर वालों ने बात बनाई। हमारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। आगे क्या करना चाहती हो, जॉब या अदर? जी, मैं साहित्य की शिक्षक बनना चाहती हूँ। बाकी जो आगे ससुराल वालों की मर्जी हो। ओह दैट्स पेट, घर संभाल सकती हो? आई मीन सारे काम कर लेती हो? जी, हमें सब आता है। ओके, आपको कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकती हैं। जी नहीं। तो चले फिर? थोड़ी देर बातें करने के बाद अभिजीत ने जाने की इजाज़त मांगी। गाड़ी में केशव ने अभिजीत से पूछा, क्या कहना है भाई साहब आपका? केशव, मेरी ओर से तो इन्हें इनकी बच्चों से पूछ लो इनकी क्या राय है। क्यों महिमा, क्या कहती हो?
चाचू, मेरी ओर से तो यस है और भैया से पूछो, शादी तो इनको ही करनी है। मैं क्या बताऊं, जैसे आप लोगों को सही लगे। मतलब यस है। महिमा बीच में ही उछल पड़ी। महिमा, विक्की को बोलने दो, अभिजीत ने कहा। यस है पापा, आपकी पसंद मेरी पसंद एक ही है। चलो, बहुत अच्छी बात है। शाम तक मैं सुनील जी को फ़ोन करके पूछ लूँगा उनकी क्या राय है। हाँ, उनकी भी राय जानना ज़रूरी है, अभिजीत बोले। 1 घंटे में वह लोग घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही साक्षी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कैसी थी लड़की, उनका घर कैसा था, सबको पसंद आई या नहीं? अरे मॉम, एक सांस में सब कुछ पूछ लोगी? आराम से बैठो, बताते हैं। मुझे जल्दी बता मंजू, कब से इंतज़ार कर रही हूँ तुम लोगों का। हम सबको लड़की बहुत पसंद आई। बेहद सुंदर और सुशील है, साथ में संस्कारी भी है, पढ़ी लिखी और गुणवान है। घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। मुझे उनके विचार बहुत पसंद आए, अभिजीत ने कहा। साक्षी ये सुनकर खुशी से उछल पड़ी। और उन लोगों को हमारा विक्की पसंद है? पता नहीं, केशव शाम को फ़ोन करेगा। चलो अच्छा है, हमारा विक्की भी उन्हें पसंद ही आएगा। आखिर कमी क्या है मेरे बेटे में? ज़्यादा हवा में ना उड़ो साक्षी मैडम, लड़की को देखोगी तो कहोगी कि इसके सामने तो विक्की कुछ नहीं। अभिजीत जी विक्की की खिंचाई कर रहे थे। जाओ, मेरा बेटा किसी से कम नहीं है। सभी यूं हंसी मजाक करने लगे। शाम को केशव का फ़ोन आया। भाई साहब, बैंड बाजी की तैयारी कर लीजिए, उनकी ओर से यस है। अरे वाह, अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। चलो, बहुत अच्छी खबर सुनाई। हाँ भाई साहब, वे लोग मंगनी करने के लिए कह रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, उन्हें बोलो शुभ मुहूर्त निकलवा लें, उसी दिन मंगनी फिक्स कर लेंगे। जी भाई साहब। फ़ोन कट कर अभिजीत ने खुशखबरी सुनाई तो सभी खुशी से उछल पड़े। साक्षी जी, बहू लाने की तैयारी कर लीजिए। हाँ माँ, अब मत कहना कि सारे काम मैं ही क्यों करूँ। अब तो बैठे बैठे हुक्म चलाओगी। क्यों विक्की भैया, अब मुझसे लड़ाई झगड़ा बंद। अब तो एक मैरिड मैन बन जाएंगे आप। हाँ चल चल, ज़्यादा ना उड़। विकी हंसता हुआ वहाँ से चला गया। इधर साक्षी भावुक हो गई। क्या हुआ माँ? क्या हुआ साक्षी, तुम्हारी आंखों से आंसू? हाँ जी, ये खुशी के आंसू है। कल तक बच्चा छोटा सा था, मेरे इर्द गिर्द घूमता था। माँ, मेरे कपड़े, मेरा नाश्ता, खाना, मेरे जूते, मेरी शर्ट नहीं मिल रही। हर चीज़ उसकी मैं ही संभालती थी। टाइम से खाना देना, उसको हर चीज़ का ध्यान रखना। उसकी सुबह माँ के नाम से शुरू होती थी। स्कूल कॉलेज से घर आकर सीधा माँ को ढूंढता था। ना मिलती तो हंगामा खड़ा कर देता। अभिजीत, अब सब बदल जाएगा ना? अरे साक्षी, तुम भी क्या लेकर बैठ गई? समय के साथ हर चीज़ बदलती है। और विकी कहाँ बदलेगा, वो पहले जैसा था, ममाज बॉय। शादी भी तो ज़रूरी ही है ना। मैं ज़रा भावुक हो गई थी। चलो, अब हंसो, सब अच्छा होगा साक्षी। पंडित जी ने सगाई और शादी दोनों का मुहूर्त निकाला। अरे विकी ने बोला है वो अभी शादी नहीं करना चाहता, वो सिर्फ सगाई करेगा। वो तो ठीक है, लेकिन पंडित जी ने कुंडली देखी है। उनके मुताबिक इन दिनों की शादी अगर 2 महीने बाद 10 फरवरी को ना हुई तो अगला मुहूर्त 2 साल बाद है। ओह, तो आपने सुनील जी से बात की इस बारे में? हाँ की है मैंने, वो तैयार है अभी शादी करने के लिए। ठीक है, लेकिन सगाई कब है? सगाई अगले रविवार को ही है। चलो अच्छी बात है, जितनी जल्दी काम हो जाए उतना ही अच्छा है। जब विक्की को ये बात पता चली कि उसकी शादी 2 महीने बाद है तो उसने खूब ड्रामा किया। पर अपने पापा के सामने उसको जिद को मानना ही पड़ा। रविवार को उन दोनों की धूमधाम से सगाई हुई। सब बहुत खुश थे। सगाई के बाद सौम्या और विकी अक्सर मिलने लगे। सौम्या फ़ोन पर भी सब घरवालों से बातें करती। उनका व्यवहार बहुत ही शालीन था। इतने प्यार से सब बात किया करते कि सुनने वाला मोहित हो जाए। साक्षी तो बहुत ही खुश थी, क्योंकि सौम्या जब भी फ़ोन करती हमेशा यही कहती थी, मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, आपके आराम करने के दिन आ गए। 2 महीने बाद तो मैं आ जाऊंगी, सारा घर संभाल लूंगी। आप वैसे भी बहुत बीमार रहती हो, अब आपके आराम के दिन हैं। साक्षी तो धन्य ही हो गई कि उसे हीरे जैसी बहू मिली है। इधर महिमा भी बहुत खुश थी कि उसे इतनी प्यारी भाभी मिलने वाली है। विक्की भी अलग ही खुमार में था। जो कल तक शादी करने के खिलाफ था, आज उतनी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था शादी के दिन का। घोड़ी चढ़ने एवं दूल्हा बनने को
उतावला हुआ जा रहा था। जनवरी का महीना जा चुका था और दोनों घरों में शादी की तैयारी ज़ोरों से शुरू हो चुकी थी। कपड़े, गहने की शॉपिंग ज़िम्मेदारी अभिजीत ने साक्षी महिमा पर छोड़ दी और सौम्या भी अपने पसंद के कपड़े खरीद रही थी, साथी और महिमा के साथ। इधर अभिजीत और सुनील जी मिलकर बैंड बाजा, घोड़ी, मैरिज हॉल, कैटरिंग, हलवाई इत्यादि की बुकिंग और अन्य इंतज़ार में लगे थे। आखिर शादी नज़दीक आ गई थी और सारी रस्में शुरू हो गई। घर में मेहमानों का जमावड़ा लग गया। विक्की की इंदौर वाली बुआ तो शादी के 20 दिन पहले ही आ चुकी थी। वह रह रहकर साक्षी को बस यही बोलती, देखो भाभी, मेरी बात ध्यान से सुनो। बहू को ज़्यादा सर पर मत चढ़ने देना। आजकल की लड़कियां थोड़ा पढ़ लिख के आ जाती हैं, खुद को कलेक्टरनी समझने लगती हैं। कपड़े ऐसे ऐसे पहनेंगी कि उनको देखो तो शर्म आ जाए। घर के काम करने में नाक सिकोड़ती हैं, घर में आते ही बेटे को गुलाम बना लेती हैं। मेरा देखा है ना, इसीलिए कह रही हूँ, मेरी बहू को देखो कैसे मुट्ठी में रखती हूँ। इस पर साक्षी यहाँ तो बस मुस्कुरा जाती, यहाँ अपनी ननद को समझाने का असफल प्रयास करती, दीदी, सब लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती, घर के संस्कार जैसे हो लड़कियाँ आगे चलकर वैसा ही आचरण करती हैं। और पहनावे से हम किसी के चरित्र को नहीं आंक सकते, हमारी भी बेटियां हैं। जरा सोचो, उनके बारे में अगर कोई ऐसी धारणा बना ले, फिर जब हम सामने वाले को अपनाकर प्यार नहीं देंगे तो सामना वाला हमें कैसे अपनाएगा। फिर मेरी होने वाली बहू तो हीरा है, उसने मेरी सोच बदल दी। पहले मैं यही सोचा करती थी, फिर बस दोनों ननद भामियों में यही बहस छिड़ जाती। मांगलिक गीतों के कार्यक्रम शुरू हो चुके थे, जिनमें सभी औरतें साक्षी को बस यही कहती, देखो साक्षी बहन, हम तो पहले ही बता देते हैं तुम्हें, शादी से पहले सब बहुएं ऐसी ही सती सावित्री बनने का नाटक करती हैं। उनका असली रूप तो शादी के बाद पता चलता है। हम तो भुक्तभोगी हैं, इसीलिए कह रहे हैं। हाँ साक्षी बहन, आज मेरे बेटी की शादी को 8 साल हो गए। मैं आज भी खुद खाना बनाती हूँ। मेरी बहू सुबह नौकरी का बहाना करके निकलती है और शाम 8 बजे आती है। घर का सारा काम करती हूँ। इस उम्र में पैरों से चला नहीं जाता। घर में अगर कुछ बोलो तो बेटा बहू दोनों भड़कते हैं। बहू और बेटे को तो ठीक से बात किए भी 6-7 साल बीत चुके। पति भी उल्टा मेरे पर ही भड़कते हैं, कहते हैं थोड़ा काम कर लोगी तो क्या हो जाएगा। और ये कहकर वीना रोने लगी। सबने उसे चुप करवाया। अब सबकी बार बार दोहराती हुई बातें और अपनी हमउम्र औरतों का दुख साक्षी के दिल के डर को जगा गया। वो सोचने लगे, अगर उसकी बहू भी ऐसी ही निकली जिसको वह हीरा समझ रही है। नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ, उसके बारे में गलत सोच रही हूँ। मैं उसके बारे में गलत सोच रही हूँ। जो मेरा शादी से पहले ही इतना ख्याल रखती है, वो अभी इस घर का हिस्सा भी नहीं बनी है। अगर अभिजीत और विक्की को पता चलेगा तो बवाल खड़ा हो जाएगा। विक्की तो शादी ही नहीं करेगा। औरतों का तो काम ही यही है, एक जगह इकट्ठा हुई नहीं कि बुराइयां शुरू। सब एक जैसी थोड़ी होती हैं। ये तो मेरी बहू को जानती ही कहाँ है। और वैसे भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। कुछ गलती इनकी होगी। बहू को पाबंदियों में रखोगे तो आजकल की लड़कियां नहीं रहना चाहती। मैं तो अपनी बहू को बेटी बनाकर रखूंगी और वो मुझे माँ समझेगी। मॉम मॉम, मम्मी। हाँ बेटा, क्या हुआ, मुझे बुला रहे हो? कहाँ खोई हो? कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे हो? मैं अपने दोस्तों के साथ शेरवानी और कपड़े लेने जा रहा हूँ, टाइम लग जाएगा, चिंता मत करना। संभल कर जाना बेटा और जल्दी आने की कोशिश करना। अभी वैसे भी तेरा बाहर जाना ठीक नहीं है। ओके माँ, बाय। विक्की शॉपिंग कर चला गया और साक्षी भी काम में जुट गई। आखिरकार वह दिन भी आ गया जिसको सबका इंतज़ार था। घर में आज एक अलग ही रौनक थी। सभी महंगे कपड़ों में सजे धजे बारात की निकासी का इंतज़ार कर रहे थे। कई लग्जरी गाड़ियां और कुछ बसें बारात को ले जाने के लिए उत्सुकता में खड़ी थी। ज़रूरी सामान तो विवाह से अगले दिन काम में आने वाला था, जिसे आम राजस्थानी भाषा में पलड़ा कहा जाता है। अभिजीत उसे अपनी रेख रेख में गाड़ी में रखवा रहे थे। इधर सजी धजी सी घोड़ी आंगन के बाहर दूल्हे का इंतजार कर रही थी। लंबी सफ़ेद चमचमाती आंखों वाली घोड़ी बहुत ही प्यारी लग रही थी। दूल्हे को, मतलब विक्की को, नहलाया जा रहा था। जल्दबाजी में रस्मों की औपचारिकता ही की जा रही थी, क्योंकि विक्की को सैलून जाकर रेडी होना था। आजकल का ज़माना काफ़ी बदल गया है।
जहाँ पहले दूल्हा दुल्हन को हल्दी का लेप उपटन लगाया जाता था ताकि विवाह पर वह गोरे और सुंदर दिखे। जैसे जैसे ज़माना बदला ये सब औपचारिकता रह गई। हल्दी का उपटन चेहरे पर नहीं लगा सकते, सैलून वाले मना करते हैं। अगर उपटन लगाया तो फेशियल पर प्रभाव पड़ेगा और त्वचा पर भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। धीरे धीरे इंसानों में सारे संस्कार विलुप्त हो रहे हैं। उसी तरह विवाह की रस्में। इधर साक्षी भी तैयार हो चुकी थी। काफ़ी महंगा और भारी लहंगा पहना था उसमें, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे उसकी सहेलियों ने तैयार किया था। हेयर स्टाइल आज के ज़माने की लड़कियों सा, और चेहरे पर मेकअप पोता हुआ था। सोने के भारी झुमके और गले में सोने का नेकलेस और बड़ी बड़ी सुंदर आंखों में बहुत ही सुंदर लग रही थी। जब अभिजीत अंदर आए तो साक्षी को देखते ही रह गए। बोले, दूल्हे की माँ नहीं बहन लगती हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी सुंदर हो। थैंक यू। आप भी दूल्हे के भाई नहीं लग रहे हो। ये सूट आप पर जच रहा है। हीरो लग रहे हो बिल्कुल। अरे सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट आप दोनों का रोमांस ख़त्म हो गया तो इधर मुझे देखकर भी बता दो मैं कैसी लग रही हूँ। बेशर्म कहीं की, साक्षी शर्माते हुए बोली। अभिजीत वहाँ से चले गए। अरे ज़रा मेरी ब्यूटीफुल मॉम, आप तो हीरोइन और पापा हीरो लग रहे हैं। आप ज़रा बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। साक्षी ने महिमा को देखा। वह बेहद क्यूट और ब्यूटीफुल लग रही थी। गोरे चेहरे पर लाइट मेकअप, लाइट गुलाबी लहंगा, हाथों में सोने का ब्रेसलेट पहना हुआ था। काले बाल जिन्हें खुला रखा था, कानों में झुमके पहने हुए थे। लहंगे की चुन्नी को फ्री रखा था कंधे से हाथों तक। कुल मिलाकर वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। मुझे तो बहुत सुंदर लग रही हो, एकदम परी। थैंक यू मम्मी। विक्की भी दूल्हा बनकर आ चुका था। शेरवानी में किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। उसके आते ही सारी रस्में शुरू हो गई और बारात की निकासी हुई। सभी गाड़ियां और बसें रवाना हो चुकी थी। आधे घंटे में वह सब मिराज शहर पहुंच गए थे, जहां बसों और गाड़ी से उतरकर बारात को पैदल ही मैरिज हॉल तक जाना था। बारात सजी एवं दूल्हा भी घोड़ी पर बैठ गया। बैंड, शहनाई और गाने की धुनों पर नाचते हुए बारात मैरिज हॉल पहुंची। सारे इंतज़ाम उम्दा थे। सजावट और खाने से लेकर हर छोटी छोटी चीज़ बहुत ही शानदार थी। दुल्हन के लिबास में सौम्या स्वर्ग से उतरी अप्सरा लग रही थी। जिसने भी देखा तारीफ किए बिना नहीं रह सका। विकी मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। साक्षी, अभिजीत और महिमा गर्व में थे कि उन्हें इतनी सुंदर बहू मिली है। स्टेज पर आते ही आंखों से सौम्या ने अपने सास ससुर और ननद का अभिवादन किया और विक्की को देखकर शर्मा गई। विक्की ने भी आंखों ही आंखों में उसकी तारीफ की। सभी रिश्तेदारों ने, जो लड़की और लड़के वालों की तरफ से थे, वर वधू को आशीर्वाद देकर फ़ोटो खिंचवाई। फैमिली फ़ोटो हुई और एल्बम शूट के बाद स्टेज का फंक्शन भी पूर्ण हो गया। खाने के बाद आधी बारात तो गाड़ियों और बसों के द्वारा रवाना हो चुकी थी। साक्षी भी बारात के साथ चली गई थी। स्टेज का फंक्शन और खाने के बाद फेरों की रस्में हुई। सुबह 4 बजे विदाई का कार्यक्रम हुआ। गले मिलकर सौम्या ने सभी घरवालों से विदाई ली। सभी की आंखों में आंसू थे। सौम्या भी बहुत रो रही थी। अपनों से बिछड़ने का गम उसकी आंखों से बह रहा था। गाड़ी रवाना हुई। विक्की ने उसे चुप करवाया। लग रहा था जैसे विक्की ने पति की जिम्मेदारी संभाल ली थी। गाड़ी घर पहुंचते ही सारी रस्में की गई और औरतों ने साक्षी से कहा, अब तो साक्षी भी सास बन चुकी है, अब पता चलेगा उसे बेटे की शादी के बाद क्या होता है। और सभी ठहाके मारकर हंसने लगे। साक्षी भी उनके मजाक में शामिल हो गई और उसे पता था कि वह लोगों से क्या कहना चाह रहे हैं। शाम होते होते सारे मेहमान जा चुके थे। कल तक मेहमानों की रौनक से सजा हुआ घर आज सूना हो गया था। शाम को बुआ जी भी जा चुकी थी। अब घर में बस वे 5 ही लोग बचे थे। अगले दिन के अंतिम रस्म पग फेरे के बाद सौम्या के गृहस्थ जीवन की गाड़ी शुरू हो चुकी थी। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।